नमस्कार। आज की जो क्लास है अपनी लाइव क्लास अधिगम टॉपिक चल रहा है और अधिगम टॉपिक के अंतर्गत हम संज्ञानवादी सिद्धांतों का तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, निर्मितवाद। और संज्ञानवाद में भी आता है और वैसे निर्मितवाद में भी आता है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको जेरोम ब्रूनर को समझाया था, बड़ा छोटा सा था, बड़ा इंपॉर्टेंट था। और ये लाइव क्लासेस जो आप देख रहे हैं, याद रखना ये अपडेट क्लास हैं। मतलब जो चीजें डाटा वगैरह चेंज होता है वो लाइव के माध्यम से आपका कंप्लीट अपडेट हो जाता है। यद्यपि रिकॉर्डेड में भी बहुत अच्छे से करवा रखा है, बट लाइव के माध्यम से आपका रिवीजन हो जाता है और नई चीजें अपडेट हो जाती हैं। आज मैं लेव वाइगोत्स की पढ़ा रहा हूँ, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट का ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो सकता कि यहाँ से प्रश्न नहीं आए। ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, हर कंपटीशन में वाइगोत्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है, याद रखना। जीन पियाजे मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है। तो ये ऐसे बिंदु हैं जिनको आप छोड़ सकते ही नहीं, जिनको आप इग्नोर कर सकते ही नहीं। तो लेव वाइगोत्स की आराम से समझिएगा। सभी को गुड इवनिंग। लेव वाइगोत्स की कहाँ के हैं? रूस के हैं, लिख लीजिएगा। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो क्या दिया है? सामाजिक निर्मितवाद दिया है। ठीक है, सोशल कंट्रोविजम आप बोल सकते हैं। थॉट एंड लैंग्वेज इनकी एक प्रसिद्ध किताब थी 1934 में। यद्यपि इन्होंने एक किताब और लिखी थी, पेडागोजी। ठीक है ना, पेडागोजी एंड एडोल्समेंट। ठीक है ना, ये किताब भी इन्होंने लिखी थी 1931 में लिखी थी। ठीक है ना, लेकिन ये एग्जाम में नहीं पूछी गई है। दोनों किताबें नहीं आई हैं, बट ये किताब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थॉट एंड लैंग्वेज इनकी किताब थी, याद रखना। विचार तथा भाषा। तो विचार तथा भाषा ये जो किताब है 1934 में प्रकाशित हुई थी। विचार तथा भाषा ये किताब इनकी बड़ी लोकप्रिय है। ठीक है, और दूसरी किताब थी इनकी पेडागोजी एंड एडोल्समेंट। ठीक है, यानी कि शिक्षा शास्त्र और स्पेशली किशोर अवस्था से रिलेवेंट इन्होंने एक बुक लिखी है। यहां तक समझ में आ रहा है? बहुत नॉर्मल चीजें बताई हैं मैंने अभी। लेव वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4 कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे पढ़ाने के बाद मात्र आपको 5 मिनट में पढ़ना है। 5 मिनट के अलावा समय देना ही नहीं और प्रश्न बाहर नहीं आएगा, याद रखना। तो लेव वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक है। सिद्धांत का नाम है सामाजिक निर्मितवाद, याद रखिएगा। थॉट एंड लैंग्वेज, विचार था भाषा, इनकी प्रसिद्ध किताब है जो इन्होंने 1934 में लिखी थी। और एक पेडागोजी और एडोल्समेंट जो है वो 1931 में लिखी थी, याद रखना। बट ये छोड़ देना आप, ये थॉट एंड लैंग्वेज याद रखिएगा। पूरे कॉन्सेप्ट को यदि मैं समझाऊं वाइगोत्स्की में, मैंने कहा 4 कॉन्सेप्ट समझना है। पहली चीज, एससीएल की भूमिका। ये कहता है कि पूरा जो ज्ञान का निर्माण होता है, संज्ञानात्मक क्रियाएं करते हैं, हम जो भी सीखते हैं, उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है एससीएल। तो एक तो कॉन्सेप्ट आपको समझना है गुरुजी, एससीएल क्या होता है। नंबर 2, विकास के 3 स्तर क्या होते हैं। जेडपीडी क्या होता है, एक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है, वास्तु आपका पोटेंशियल डेवलपमेंट क्या होता है। 3 स्तर समझना है। एक समझना आपको पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग या कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट इसका समझना है, स्केप होल्डिंग पार्ड। ये 4 कॉन्सेप्ट यदि आपकी वाइगोत्स्की के समझ में आ गए तो वाइगोत्स्की पे आपको कुछ भी नहीं देखना है, बस इन 4 को समझना है। बेसिक इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे आप? वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद, थॉट एंड लैंग्वेज, पेडागोजी एडोल्समेंट, ये 1934 में थी, 1931 में थी। अब मैं इसके कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उससे पहले साधारण सी बातें लिख लो। 2-4 साधारण सी बातें लिख लो। ये कहता है ज्ञान जो है वो बाह्य वातावरण में स्थित होता है। ज्ञान क्या होता है? बाह्य वातावरण में स्थित होता है। किसने कहा है? वाइगोत्स्की ने। ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थित होता है, किसने कहा है? वाइगोत्स्की ने। पियाजे जो था वो मानता था कि ज्ञान बच्चे के अंदर मौजूद होता है। पियाजे क्या मानता था? कि ज्ञान बच्चे के अंदर मौजूद होता है। वाइगोत्स्की कहता है ज्ञान बाह्य वातावरण में, यानी परिवार, विद्यालय, समाज, संस्कृति, मीडिया, भाषा, परंपरा, दोस्त, समूह है। ठीक है, ये सब लोग जो हैं ये सब ज्ञान के निर्माण में योगदान देते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज ये कहता है कि ज्ञान कहां स्थित होता है? बाह्य वातावरण में स्थित होता है। कौन कहता है? वाइगोत्स्की कहता है। पियाजे कहता है कि ज्ञान आंतरिक रूप से होता है, आपके अंदर होता है और आप ही निर्माण करते हो। यानी ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है, ये पियाजे बोलता है।
क्या होता है ज्ञान? व्यक्तिगत रूप से निर्मित। ये पियाजे बोलता है। वाइगोत्स्की कह रहा है कि ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थित होता है और इस ज्ञान के निर्माण में परिवार है, विद्यालय है, समुदाय है, बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, आपके साथी हैं, आपके समवयस्क हैं। क्या है? आपके समवयस्क हैं, उनके साथ अंतः क्रिया है। ये सब लोग ज्ञान के निर्माण में योगदान देते हैं। यानी ज्ञान का निर्माण व्यक्तिगत रूप से नहीं होता है, ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थित होता है। ज्ञान का निर्माण सामाजिक रूप से होता है और ये लोग परिवार, विद्यालय, समूह, मीडिया, भाषा, संस्कृति, साहित्य, रीति रिवाज, परंपराएं, दोस्त, समूह है, दोस्तों के साथ अंतः क्रिया, ये सब लोग ज्ञान का निर्माण करते हैं। समझ में आ रही है? और ये संज्ञानात्मक विकास सतत होता है। पियाजे कहता है कि ज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? असतत होता है। लेकिन ये कहता है सतत होता है, जिंदगी भर चलता रहेगा, याद रख, रुकेगा नहीं, याद रखना। ठीक है ना? ये मैच्योरिटी को स्वीकार नहीं करता। पियाजे तो कहता है कि परिपक्वता तक संज्ञानात्मक विकास होगा, उसके बाद नहीं होगा। वाइगोत्स्की कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? सतत होता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कहता है कि विचार की अपेक्षा भाषा पहले आती है। विचार की अपेक्षा कौन आती है? भाषा पहले आती है। जबकि पियाजे मानता था कि विचार पहले आता है। पियाजे कौन मानता है? पियाजे कहता है कि विचार पहले, भाषा बाद में। और वाइगोत्स्की कहता है भाषा पहले आती है और विचार क्या आता है? बाद में आता है। ये तीन बेसिक बातें मैंने बताई हैं, इन तीनों को नोट कर लें आप। ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थित व सहयोगी होता है। लिख लें, ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थित व सहयोगी होता है, जैसे परिवार, विद्यालय, दोस्त, समाज, संस्कृति, मीडिया, भाषा। आपसे पूछ ले कि सांस्कृतिक उपकरण कौन से होते हैं, तो ये सब सांस्कृतिक उपकरण है। मीडिया, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं, कैलकुलेटर, इन सब को उसने सांस्कृतिक उपकरण कहा था, याद रखना। ठीक है ना? सांस्कृतिक उपकरण में भाषा है, मीडिया है, परंपरा है, पुस्तकें हैं। बुक्स को भी इसने सांस्कृतिक उपकरण कहा था। ये पूछ ले, सीटेट में आते हैं ऐसे प्रश्न कि सांस्कृतिक उपकरण किसको कहा वाइगोत्स्की ने, तो पुस्तकों को, परंपराओं को, भाषाओं को, रीति रिवाजों को, मीडिया को, इन सबको इसने सांस्कृतिक उपकरण कहा था। तो ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थित व सहयोगी होता है और ये सब लोग ज्ञान के निर्माण में योगदान देते हैं। ज्ञान जो होता है वो लगातार संज्ञानात्मक विकास सतत होता है। पियाजे कहता था असतत होता है। और तीसरी बात ये कहता है कि भाषा पहले होती है और विचार बाद में आता है। भाषा पहले होती है और विचार बाद में आता है। यहां तक कुछ समझ में आया? आगे के कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। वाइगोत्स्की कहता है कि संज्ञानात्मक विकास सतत होता, लगातार चलता रहता है। ये कहता है विचार पहले आता है, भाषा पहले आती है, विचार बाद में आता है। पियाजे कहता है विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। तीसरी चीज ये कहता है बच्चा ज्ञान का निर्माण व्यक्तिगत रूप से नहीं करता है, ज्ञान उसके अंदर स्थित नहीं होता है। ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थित होता है, जहां से वो अंतः क्रिया करके समाज, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मीडिया, भाषा, ये सब लोग उसके ज्ञान के निर्माण में योगदान देते हैं। ये इसकी बेसिक सी बातें, इनको याद रखना। ठीक है? यहां तक मेरे अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं होगी। इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था SCL। SCL मतलब सबसे इंपॉर्टेंट किसको माना है वाइगोत्स्की ने ज्ञान के निर्माण में? S का मतलब समाज, C का मतलब कल्चर यानी संस्कृति, और L का मतलब भाषा। ये इन तीन चीजों को सबसे इंपॉर्टेंट मानता है, समाज, संस्कृति और भाषा। ठीक है? ये कहता है समाज और संस्कृति का कहीं भी नाम आ जाए, आपको वाइगोत्स्की करके आना है कि समाज और संस्कृति को बालक के अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण किसने माना है? आप कहोगे वाइगोत्स्की। संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति को सबसे महत्वपूर्ण किसने माना है? आप कहोगे वाइगोत्स्की। सामाजिक और सांस्कृतिक निर्मितवाद किसने दिया है? आप कहोगे वाइगोत्स्की। ये तीनों प्रश्न याद रखना। समाज संस्कृति की अंतःक्रिया से सीखता है वाइगोत्स्की। सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद किसने दिया है? वाइगोत्स्की। समाज, संस्कृति और भाषा को सबसे महत्वपूर्ण SCL का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? वाइगोत्स्की। समाज के बिना बच्चा अकेला नहीं सीख सकता, वाइगोत्स्की। बच्चा दूसरों के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है, वाइगोत्स्की। ये सब बेसिक चीजें याद रखनी है आपको। अभी आधी घंटे होगी क्लास, ये टॉपिक पूरा करवाऊंगा, कितना टाइम भी लगे इसको। ठीक है? अब देखना, भाषा, समाज, संस्कृति का तो केवल नाम याद रखना है। सांस्कृतिक उपकरण में क्या आता है? पुस्तकें आती हैं, मीडिया आती है, पुस्तक, ये सब सांस्कृतिक उपकरण याद रखना, परंपराएं सब। समाज
इसने समाज का मतलब आसपास के जो भी लोग हैं वो ज्ञान के निर्माण में योगदान देते हैं। भाषा में इसने कहा है कि एक भाषा होती है, ये नोट डाल के लिख लेना, भाषा में इसने सबसे इंपॉर्टेंट किसको माना है? भाषा वैसे 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है सामाजिक भाषा, तो दूसरों के व्यवहार पे नियंत्रण स्थापित करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। एक होती है आत्म केंद्रित भाषा, जब बच्चा अपने आप रोता है, चिल्लाता है, बोलता रहता है, आत्म केंद्रित भाषा है। और एक होती है आंतरिक संभाषण, ये इसको अंडरलाइन कर लेना, ऊपर वालों को नहीं देखना आपको। आंतरिक भाषण क्या है, निजी संभाषण क्या है, निजी भाषा क्या है, इनर स्पीच। ये आपको याद रखना, आंतरिक भाषण, निजी भाषण या इनर स्पीच। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अवधारणा है कि पियाजे ने, वाइगोस्की ने आंतरिक भाषण या निजी भाषा को संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण माना है। संज्ञान में क्या माना है? महत्वपूर्ण माना है। ये आंतरिक भाषा समझते हैं आप क्या होती है? मैं कई बार आप लोगों को बोलता हूं कि जिंदगी में हमेशा दिन में 5 मिनट अपने साथ बात किया करो, अपने साथ बातें किया करो। कई बार सोचते हो यार ऐसे करना है, वैसे करना है, वहां जाना है, वो क्रिया करेंगे, फिर वो करेंगे। मतलब इनर स्पीच एक ऐसी गतिविधि है जो आपके व्यवहार को दिशा देती है। यानी इसका इसने एक शब्द लिया था आत्मनियमन में प्रयोग। किसमें प्रयोग होता है इसका? आत्मनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन में इसका प्रयोग होता है। तो इनर स्पीच, ये नोट डाल के लिखे ना, आंतरिक संभाषण या निजी संभाषण को वाइगोस्की ने सबसे महत्वपूर्ण माना है। इसका प्रयोग बच्चा अपने व्यवहार के आत्मनियमन में करता है, सेल्फ रेगुलेशन में करता है। क्या आपको सेल्फ रेगुलेट करना है तो आप कौन सी भाषा का प्रयोग करोगे? इनर स्पीच का प्रयोग करोगे। ठीक है ना? पूरे दिन बात करते हो, ज्यादा मत किया करो। पूरे दिन बात करना मतलब पागलपन की निशानी है बेटा। 5 या 7 मिनट किया कर, ठीक है ना? इनर स्पीच समझ में आ गया? आंतरिक संभाषण जो अपने साथ बात करते हैं कि मुझे ऐसे करना है, वहां जाना है, वो करूंगा, ये सब इनर स्पीच होता है। तो इसके द्वारा अपन क्या करते हैं? आत्मनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसको महत्वपूर्ण माना है? इनर स्पीच को महत्वपूर्ण माना है। भाषा के इसने 3 प्रकार बताए, बट आपको एक ही याद रखना है, आंतरिक संभाषण, निजी संभाषण। ठीक है, हो गया? कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखना दूसरी चीज, जो एक तो ये कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट तो इसका ये हो गया। दूसरी इसकी जो चीज है वो ये है, ये कहता है विकास के 3 स्तर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। इसने यूं बताया है, ये जो होता है ना सबसे पहला, ये इसको इसने बोला है वास्तविक विकास, एक्चुअल डेवलपमेंट। ये जो बीच में ना, बीच में, इसको इसने बोला है जेडपीडी, निकटस्थ विकास, जोन ऑफ प्रोक्सी डेवलपमेंट। निकटस्थ विकास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेडपीडी का मतलब होता है जोन ऑफ प्रोक्सी डेवलपमेंट, और ये होता है संभाव्य विकास। संभाव्य विकास, पोटेंशियल डेवलपमेंट। पहली चीज आपको समझनी है, वाइगोस्की ने विकास के कितने स्तर बताएं? आप कह दोगे कि सर 3 स्तर बताएं। पहला है वास्तविक विकास, समझ लेना इनको। दूसरा है जेडपीडी और तीसरा है संभाव्य विकास। बहुत प्रश्न आता है, आपसे पूछेगा कि ऐसा विकास का कौन सा स्तर है जहां बच्चा अपने कार्यों को स्वयं कर लेता है, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, मैं जिन कार्यों को अपने आप कर लेता हूं वो मेरा वास्तविक विकास है। समझ रहे हैं आप? इसके नीचे क्या लिखेंगे? जिन कार्यों को मैं स्वयं कर लूंगा, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, अपने आप कर लूंगा। वास्तविक विकास क्या है? अपने आप कर लेना। ये मेरा एक्चुअल डेवलपमेंट है, वास्तविक विकास है। ठीक है ना? यहां मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, बच्चा खुद खड़ा हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, वो मान लीजिए वो खाना खा रहा है, तो ऐसी जो उसकी जरूरत नहीं है, वो कार्य जिनको वो खुद कर लेता है। मतलब कार्यों की एक ऐसी सीमा है जिसको करने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती ना, वो वास्तविक विकास है। ये जेडपीडी है ना, इस पे दो बहुत प्रश्न आए हैं। एक तो ये पूछेगा जेडपीडी किसके मध्य का स्तर है, तो वास्तविक विकास और संभाव्य विकास के बीच का स्तर क्या कहलाता है? जॉन ऑफ प्रोक्सी डेवलपमेंट। पहली चीज तो ये क्या होता है? निकटस्थ विकास, मतलब बच्चा अपने नजदीकी जो लोग हैं, अपने नजदीक में मम्मी पापा भाई बहन, और एक शब्द इसने यूज किया है MKO,
इस वो एमक्यू की सहायता से जो भी सीखता है ना, वो सब किसके अंतर्गत आएगा? जेडपीडी में आएगा। मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी वो अपने से अधिक ज्ञान वाले लोगों की जब सहायता लेता है, इसको इसने नाम दिया है एम के ओ, मोर नॉलेजेबल अदर्स। जो उससे अधिक ज्ञान वाले लोग हैं, उनकी जब वो सहायता लेगा सीखने में, वो कहलाता है जेडपीडी। तो निकटस्थ या समीपस्थ विकास का मतलब अपने से अधिक ज्ञान वाले लोगों की सहायता से, मम्मी पापा दोस्त सहायक, इनकी सहायता से जब सीखता है तो उसको बोलते हैं जेडपीडी। और संभाव्य विकास जो होता है ना, वो ये होता है विकास की सबसे ऊपरी सीमा, जिसके लिए उसको बहुत योग्य लोगों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना? मतलब इसमें उसको बहुत योग्य, मतलब एकदम से दक्ष लोग जो होंगे ना, इसकी जैसे आप ट्रेनिंग कोई करते हो, जैसे बीएड आपने ट्रेनिंग की, नौकरी लगने के बाद कोई ट्रेनिंग करते हो, तो वहां जो लोग आते हैं ना, वो होता है संभाव्य विकास। वहां योग्य और मास्टर ट्रेनर होते हैं, उनकी सहायता से आप सीखते हो, वो होगा संभाव्य विकास। तो ये विकास के तीनों स्तर याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु। और जेडपीडी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जेडपीडी में एक प्रश्न और आया था सीटेट में, कि ऐसा कौन सा विकास का स्तर है जो बदलता रहता है, गत्यात्मक होता है? तो जेडपीडी हमेशा बदलता रहता है। तो लिख लो आप, लिख लो। विकास के तीन स्तर हैं। पहला वास्तविक विकास, इसमें लिख लो कार्यों की वह सीमा जिसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। कार्यों की वह सीमा जिसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। कार्यों की वह सीमा जिसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, बालक स्वयं कर लेता है। कार्यों की वह सीमा जिसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, बालक स्वयं कर लेता है, वो वास्तविक विकास। फिर लिखो जेडपीडी निकटस्थ विकास, ये बीच का है, लिख लेना। यह वास्तविक विकास और संभाव्य विकास के बीच का स्तर है। यह वास्तविक विकास और संभाव्य विकास के बीच का स्तर है। यह वास्तविक विकास और संभाव्य विकास के बीच का स्तर है। यह वास्तविक विकास तथा संभाव्य विकास के मध्य का स्तर है, जहां बच्चा अपने नजदीकी लोग, जहां बच्चा अपने नजदीकी लोग तथा MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स तथा MKO की सहायता से सीखता है। जेडपीडी निकटस्थ विकास क्या है? विकास, वास्तविक विकास और संभाव्य विकास के बीच की सीमा जिसमें वह योग्य तथा MKO की सहायता से सीखता है। 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 लिख लिया? जेडपीडी क्या है? निकटस्थ विकास के बीच का है सबसे इंपॉर्टेंट विकास, और ये गत्यात्मक होता है। क्या लिखोगे? ये गत्यात्मक होता है, डायनेमिक होता है, बदलता रहता है, गतिशील होता रहता है। ये आया था प्रश्न। और लास्ट में लिखना संभाव्य विकास। विकास की सबसे ऊपरी सीमा, संभाव्य विकास में विकास की सबसे ऊपरी सीमा जिससे वो बहुत योग्य और दक्ष लोगों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। विकास की सबसे ऊपरी सीमा जिसमें योग्य और दक्ष लोगों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। विकास की ऊपरी सीमा जिसमें योग्य और दक्ष लोगों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आ गया? एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा इसका जो कॉन्सेप्ट है, पहला बेसिक हो गया SCL, दूसरा ये हो गया, तीसरा कॉन्सेप्ट है इसका पार्ड। इसको मचान भी बोलते हैं, स्केप फोल्डिंग। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रश्न आते हैं इस पे। देखो, स्केप होल्डिंग जो शब्द दिया था वो तो ब्रूनर ने दिया था। किसने दिया था? जेरॉम ब्रूनर ने दिया था। बट ये प्रश्न कभी नहीं आता है। प्रश्न आपसे पूछेगा स्केप होल्डिंग है क्या। समझ लेना, आज के बाद कभी ऐसा लगना नहीं चाहिए कि गुरुजी स्केप होल्डिंग समझ में नहीं आया। ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए। मतलब कंप्लीट स्केप होल्डिंग समझ में आ जाना चाहिए। स्केप होल्डिंग का मतलब क्या समझिएगा।
स्केप होल्डिंग एक तकनीक है सहायता प्रदान करने की। मैं आपको मोटिवेट करता हूं तो मैं क्या करता हूं, स्केप होल्डिंग कर रहा हूं। भाई करना तो आपको ही लाइफ में, मेरे कहने से आप नहीं पढ़ोगे, मेरे कहने से सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब मैं बोलता हूं ना कि यार जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है और हमें हर चीज को छीनना है, तो तुम्हें लगता है यार सर कह रहे हैं कर लेंगे यार, तो मैं आपको केवल एक पुश अप करता हूं, मैं धक्का देता हूं, अरे कर ले यार, हो जाएगा रे, वैकेंसी आ रही है रे। तो मैं तुम्हें एक सपोर्ट देता हूं। यार सपोर्ट समझ रहे हो ना, कि जैसे अपन छोटे थे तो उस समय पापा कहते थे बेटा चढ़ जा, अरे चढ़ जा, मैंने मैंने हाथ लगा लिए तेरे पैर के नीचे, तू चढ़ जाएगा देखना बेटा, ठीक है ना। और अपने को लगता था कोई मेरे पीछे खड़ा है, मैं गिरूंगा नहीं, और आप ऊपर चढ़ने का प्रयास करते थे क्योंकि तुम्हें लगता था कोई चढ़ा रहा है। फिर पापा क्या करते थे, बीच में अपने हाथ हटा लेते थे, अपने को पता नहीं चलता था लेकिन अपने अंदर विश्वास था, पापा के हाथ नीचे है ना, पापा तो है ना, मैं गिरूंगा नहीं, मेरे पापा मुझे बचा लेंगे। और इस विश्वास के साथ अपन ऊपर चढ़ जाते थे, अपने को पता नहीं होता था पापा ने हाथ कब हटा लिए, लेकिन शुरुआत में पापा ने हाथ रखे थे ताकि आप ऊपर चढ़ने की हिम्मत जुटा सकें। और एक वक्त ऐसा आता है कि आपको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है और आप पेड़ पे चढ़ जाते हैं, सीढ़ियों में चढ़ जाते हैं, क्योंकि स्केप होल्डिंग का मतलब समझ रहे हैं, शुरुआती सहायता। मैं कहता हूं जिंदगी में बस पहला कदम उठाने के लिए एक इंसान हमारी जिंदगी में होना चाहिए, एक इंसान मेरी लाइफ में होना चाहिए, आपकी लाइफ में होना चाहिए, जो एक बार ये कह दे कि यार तू कर लेगा, मैं हूं ना तेरे साथ, तू चल ना, मैं तेरी सहायता करता हूं। कोई किसी की सहायता नहीं करता है, लेकिन ये बोल देना और एक बार हाथ खड़े कर देना, ये स्किप होल्डिंग है। फिर आपको लगता है वो है ना यार, ले, ये हमारे पेरेंट्स ने हमें किया है, याद रखना, वो स्किप होल्डिंग था। तो ये केवल अल्पकालिक सहायता है। अब इस पे प्रश्न आते हैं, स्किप होल्डिंग का मतलब क्या है, उदाहरण बना देगा। अल्पकालिक सहायता है, ठीक है, सांकेतिक सहायता है, मैं केवल सांकेतिक कहता हूं, कर लो, ऐसे पढ़ लो, इन चीजों को ऐसे कवर करो, ये सांकेतिक सहायता है। अल्पकालिक सहायता है, सांकेतिक सहायता है, बच्चे के निष्पादन स्तर को बढ़ाने के लिए प्रारंभ में दी जाने वाली सहायता है। प्रारंभ में देते हैं, लगातार नहीं देंगे, फिर धीरे धीरे बच्चा खुद अपने आप उस चीज को कर लेगा, याद रखना, ये स्केप होल्डिंग है। बस यही समझना आपको। समझ में आ रही है स्केप होल्डिंग क्या है? अरे समझ में आई कि नहीं आई, कितना उदाहरण दे दिया मैंने। प्रारंभ में दी जाने वाली अल्पकालिक सहायता, अस्थायी सहायता, सांकेतिक सहायता, जिससे बच्चा अपने निष्पादन के स्तर को बढ़ा लेता है और बाद में उसे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो लिख लो, इसमें लिख लो, यह एक सांकेतिक, तीन वर्ड याद रखना, सांकेतिक, ये आया हुआ है, अल्पकालिक, अस्थायी सहायता प्रदान करने की तकनीक। यह सांकेतिक, अल्पकालिक और अस्थायी, मतलब शुरुआत में देंगे, लगातार नहीं देंगे, यह सांकेतिक, अल्पकालिक, अस्थायी सहायता प्रदान करने की तकनीक है, तकनीक है, जिसके द्वारा बच्चे के, जिसके द्वारा बच्चे के निष्पादन स्तर को बढ़ाया जाता है, जिसके द्वारा बच्चे के निष्पादन स्तर को बढ़ाया जाता है, फिर धीरे धीरे बच्चा स्वयं उस कार्य को करना प्रारंभ कर देता है। यह सांकेतिक, अल्पकालिक, अस्थायी सहायता है, जिसके द्वारा बच्चे के निष्पादन स्तर को बढ़ाया जाता है, फिर बच्चा स्वयं उस कार्य को अपने आप करने लग जाता है, ये स्केप होल्डिंग, ठीक है ना। तो ये सांकेतिक, अल्पकालिक सहायता प्रदान करने की तकनीक है, क्योंकि बच्चे को शुरुआत में पता नहीं होता, उसके पास जो कॉन्सेप्ट होते हैं बड़े अधूरे होते हैं, और हमने शुरुआत में उसको सपोर्ट दे देते हैं, तो बाद में बच्चा स्वयं उस चीज को कर लेगा। ओके, ये पार्ट या मचान या स्केप होल्डिंग है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीनों कॉन्सेप्ट इसके बहुत एग्जाम में आते हैं। और चौथा और अंतिम कॉन्सेप्ट है इसका पारस्परिक शिक्षण। रेसिप्रोकल टीचिंग। पारस्परिक शिक्षण का कॉन्सेप्ट, रेसिप्रोकल टीचिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, आप याद रखना, वाइगोत्स्की। किसने दिया है? वाइगोत्स्की।
पारस्परिक शिक्षण रेसिप्रोकल टीचिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। अब रेसिप्रोकल होता क्या है? ठीक है ना, मतलब इसका मतलब ये है कि आप और हम मिलकर सीख रहे हैं। भाई अभी और क्या कर रहे हैं, हम ये तो कर रहे हैं। ठीक है ना, आप मेरी बातें सुन रहे हैं, मेरे साथ खड़े हैं। खड़े मतलब मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप सब लोग क्लास देख रहे हैं, बड़े रिलैक्स होके देख रहे हैं, बहुत खुश होके देख रहे हैं, और आपके अंदर ये फील आ रहा है कि सर मजा आ रहा है, सर जिंदगी में कहीं ना कहीं अच्छे इंसान बनेंगे, एक अच्छी जिंदगी जिएंगे सर, पता है अच्छा होगा लाइफ में। इस मैं वाइब से फील कर रहा हूँ। रेसिप्रोकल यही है, आप और मैं मिलकर जब कोई कार्य को करते हैं, 5 बच्चे मिल गए, 2 टीचर मिल गए या 1 टीचर मिल गया, अब बच्चे और शिक्षक जब आपस में मिलकर कोई समस्या का समाधान करते हैं, किसी कार्य को संपन्न करते हैं, वो रेसिप्रोकल कहलाता है। तो क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल। बेटा मंजू, याद इसलिए नहीं होता, आप इमेजिनेशन नहीं करते हो, आप रटते हो इन चीजों को, आप समझा करो, फिर भूलोगे नहीं कभी। लिख लो, पारस्परिक शिक्षण क्या है? एक शिक्षक व छात्र मिलकर, एक शिक्षक व कई छात्र मिलकर, एक समूह बनाकर, एक शिक्षक व एक छात्र मिलकर, मतलब एक टीचर हो गया, अध्यापक हो गया, कई छात्र हो गए, फिर एक समूह बना लेंगे दोनों को मिलाकर, और फिर ये लर्निंग करता है। एक शिक्षक व कई छात्र मिलकर आपस में समूह बनाकर, एक शिक्षक व कई छात्र मिलकर आपस में समूह बनाकर किसी विषय पर चर्चा करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। किसी विषय पे चर्चा करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है ना, ये सब पारस्परिक शिक्षण होता है, मतलब आपस में मिलकर करना। इसको आप सहयोगी अधिगम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सहयोगी अधिगम भी बोल सकते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग का ही एक पार्ट है ये, सहयोगी अधिगम भी इसको बोल सकता है। समझ में आ गया? पारस्परिक शिक्षण सहयोगी अधिगम किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। और इसका मतलब ये होता है कि शिक्षक और बच्चे आपस में मिलकर एक समूह बना लेते हैं, वहां चर्चा करते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं, विषय वस्तु पे निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, शिक्षक उन बातों को रिपीट करता है, सारांश बताता है, इस प्रकार से शिक्षण चलता रहता है। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग। ठीक है ना, सहयोगी अधिगम भी इसको बोल सकते हैं। किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। किसने दिया है? वाइगोत्स्की। सब याद हो जाएगा, चिंता मत करें आप। पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग हो गया, समझ में आ गया? अब देखो, पूरे वाइगोत्स्की में गिनती के कॉन्सेप्ट हैं। SCL का कॉन्सेप्ट, समाज, संस्कृति और भाषा, विकास के 3 स्तर जिसमें ZPD इंपॉर्टेंट, पाड, अल्पकालिक सांकेतिक सहायता। ठीक है, भाषा का विचार मैंने बता दिया, और रेसिप्रोकल टीचिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये वाइगोत्स्की है। बस इतना याद करना है। जहां भी समाज आ जाए, संस्कृति आ जाए, ज्ञान में अन्य लोग योगदान देते हैं, ज्ञान अंत्य क्रिया को महत्वपूर्ण मानता है, ज्ञान के निर्माण में समाज को महत्वपूर्ण मानता है, वो वाइगोत्स्की करना है। कोई भी पर्सन गलत नहीं होगा वाइगोत्स्की में। ये चीजें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में वाइगोत्स्की कंप्लीट करवा दिया मैंने। तो इस वीक में अपनी 3 क्लासें हो चुकी हैं। हो सकता है पॉसिबली इस वीक में 1-2 क्लास और भी हो जाए, कल तो नहीं होगी, बट परसों सैटरडे को या संडे को क्लास और हो सकती है। ठीक है, हाँ, दल शिक्षण की भांति होता है। वैसे दल शिक्षण अमेरिका में लेंगिस्टन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, बट होता वैसे ही है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, थैंक यू।